सबको स्क्रीन दिख रहा है? मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? यस लिखो एक बार अगर आपको मेरी आवाज और स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, ओके। मुझे रफली 10 स्टूडेंट्स ने कल अपने आंसर्स भेजे, बाकी बच्चों ने अपने आंसर्स नहीं भेजे। तो वो एक बार देख लें, क्योंकि मैं कई बार ना, अगर आप सब लोग आंसर भेजेंगे तो मेरे को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फिर मुझे फिर डिस्कस करना पड़ेगा। आपने तो भेजा नहीं मुझे। आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम पे मुझे सोल्यूशन भेजने हैं, ठीक है। चलो एक बार मैं जल्दी से उसको डिस्कस कर लेता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अब। चलो ध्यान दो। अब सबसे पहला प्रॉब्लम था हमारा 18th प्रॉब्लम। पता नहीं कौन सा प्रॉब्लम था, मैं बस मेरे को उससे ध्यान में होगा। एक मिनट, मैं नोट्स खोल लेता हूँ। 16 प्रॉब्लम था पहले, सबसे पहले हमारे पास ना। तो एक बार मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। प्रॉब्लम 16 जो था, इसको कैसे करना था। एस एन इज इक्वल टू 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस 0.4 टाइम्स 6 प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी, ये प्रॉब्लम था, ठीक है। तो इसमें क्या करो आप, जैसे 6 कॉमन निकालोगे और 9 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 0.9। क्योंकि 6 कॉमन निकालोगे तो 0.1 बचेगा। फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस 0.4 टाइम्स 9। पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस हिंट बता दूंगा, ठीक है, ताकि आप सॉल्व कर पाए। इसको लिख सकते हैं 6/9। 0.9 को क्या लिख सकते हो, 1 - 1/10, ठीक है। 0.99 को क्या लिख सकते हो, 1 - 1/100। इसको लिख सकते हो 1 - 1/1000 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, 6/9 टाइम्स ऑफ ये n बन जाएगा, क्योंकि 1 n टाइम्स आएगा, -6 जीपी बन जाएगी 1/10 प्लस 1/10 की पावर 2 प्लस 1/10 की पावर 3 प्लस 1/10 की पावर 4 सो ऑन टू इन्फिनिटी। जब भी आप सॉल्व करके मेरे को सोल्यूशन भेज रहे हैं, तो आपको ना ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसी टर्म्स लिखनी है, मतलब अब जैसे आप ये लिख देते हैं 0.1 की पावर 2, तो इसका ना ये मतलब मैथ्स में थोड़ा गलत माना जाता है। आपको 0.1 की पावर 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा एक नंबर है ना, तो उसको 0.1 की होल पावर 2 लिखना पड़ेगा। तो 0.1 की पावर 2 डजंट मेक सेंस, तो वैसा नहीं लिखना है आपको। अब ये आप सॉल्व कर लोगे ना, ये तो ये क्या बन जाएगा, 6/9 टाइम्स ऑफ n माइनस जीपी का सम, a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। बस ये इसका आंसर आ जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। तो दिस वाज अवर 16 प्रॉब्लम। 17 प्रॉब्लम जो था, उसमें क्या था, आपको इसको जीपी से सॉल्व करना था। ये एक रैशनल नंबर है बेसिकली। रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पता होगी, या तो वो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, ठीक है, या तो रिपीटिंग डेसिमल होते थे, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, सॉरी एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, या तो टर्मिनेट हो जाए, वो डेसिमल्स में टर्मिनेट हो जाए, फिर वो रैशनल नंबर हो जाएगा, या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। और जिसमें हम रिपीट कर सकता है बट टर्मिनेट ना करे, वो भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो जैसे ये वही वाला नंबर है, 0.32585858 एंड सो ऑन। इसमें क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जैसे 0.32 प्लस 0.20, फिर 58 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 0, फिर 58 आ जाएगा, फिर 0.000060, फिर 58 आ जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता रहेगा। तो इसको फिर आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0.32 को लिख सकते हैं 32/100। तो ये जो टर्म हमारे पास 32/100 आ गई। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 58 कॉमन ले लिया तो 1/10⁴। 58 कॉमन ले लिया 1/10⁶, 1/10⁸ प्लस सो ऑन। तो अब ये जीपी का सम बन जाएगा। समझ आ गया सबको, अब ये जीपी का सम बन जाएगा ना, इसको सॉल्व करो, ऐड करो,
ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा था वो हमारे पास आ रहा था, मैं वो फाइनल आंसर लिख देता हूँ। एक्स की वैल्यू आ रही थी 3226 डिवाइडेड बाय 9900, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 1613 डिवाइडेड बाय 4950। ठीक है, ये हो गया आपका 17 प्रॉब्लम। 18 प्रॉब्लम पे आते हैं। 18 प्रॉब्लम में क्या करना था, ये एस एन दिया हुआ था, ये काफी बच्चों से नहीं हुआ। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स वाई स्क्र प्लस वाई क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, टू एन टर्म्स, ये प्रॉब्लम था, इसको हमें सॉल्व करना था। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या करना है, एस एन को अगर आप देखो ना, ये जो टर्म है इन दोनों को देख के आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे ये टर्म जो आती है ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फैक्टर में आती है, और ये टर्म जो आती है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के फैक्टर में आती है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। इसका ये हिंट था या ट्रिक था कि इसको x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आपको। तो अगर आप x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ पे टर्म बन जाएगी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, यहाँ पे क्या टर्म बन जाएगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सिमिलरली इसको अगर आप x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करके चेक करेंगे, ये एक्स फोर माइनस वाई फोर बन जाएगा, सो ऑन टू एन टर्म्स। ठीक है, तो अब अपने पास क्या आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू 1/x-y, ये बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर सो ऑन टू एन टर्म्स। ठीक है, एक सम ये आ जाएगा माइनस वाई स्क्र प्लस वाई क्यूब प्लस वाई फोर सो ऑन टू एन टर्म्स। ठीक है, अब सॉल्व हो जाएगा ये। एस एन इज इक्वल टू 1/x-y, अब इसका सम कितना आएगा, a इंटू 1 - r की पावर n, तो x की पावर n अपॉन 1 - r माइनस वाई स्क्र इंटू 1 - y की पावर n अपॉन 1 - y। ठीक है, और इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आप करना चाहो, तो यहां तक काफी है इसका आंसर। ठीक है, ये 18 हो गया। 19 में क्या करना था वो देख लेते हैं। 19 प्रॉब्लम था हमारे पास अंडर रूट ऑफ, एक तो टर्म थी 1 1 1 1 1 टू एन टाइम्स, अंडर रूट के अंदर ये टर्म थी 2n टाइम्स। ठीक है, और एक टर्म थी 2 2 2 2 n टाइम्स, इसको आपको सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, तो ये जीपी से सिंप्लीफाई, ये वाला टर्म जो है वो जीपी से सिंप्लीफाई हो जाता। कैसे सिंप्लीफाई हो जाता, जैसे मान लो आपके पास 1 1 1 1 4 टाइम्स है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 10⁻3, अगर 4 आ रहा है तो 10⁻3 प्लस 10⁻2 प्लस 10⁻1 प्लस 1। समझ आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि ये बनेगा 1000 प्लस 100, अब ये वाली टर्म ऐसे बन रही है ना, 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, तो वो 1114 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे पास 1 1 1 1 1 2n टाइम्स है, तो इसी पैटर्न को देख के मेरे को समझ आ गया कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 10 प्लस 10⁻2 प्लस 10⁻3 सो ऑन टू करते करते कहां तक जाएगा, जब 4 था तो 3 जा रहा था, जब 5 होगा तो 4 तक जाएगा, तो 10⁻2n - 1 तक जाएगा। अब इसका सम ले लेते हैं, a इंटू आर की पावर 2n - 1 अपॉन r-1, ये इसका सम आ गया। अब सेकंड आपके पास क्या था, 2 n टाइम्स था, तो उसमें हम ऐसे लिख सकते हैं 2 अगर मेरे पास n टाइम्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन निकालने के बाद 1 1 1 1 1 n टाइम्स। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ सेम उसी तरीके से, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 10⁻1 प्लस 10⁻2 प्लस 10⁻3 सो ऑन टू 10⁻n - 1 टाइम्स। अब ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a इंटू 10⁻n - 1 अपॉन 10 - 1। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमारे पास क्या था, अंडर रूट में पहले तो 1 1 1 था हमारे पास 2n टाइम्स, तो उसकी वैल्यू लिख देते हैं, तो आ जाएगा 10⁻2n - 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस, फिर क्या था 2 n टाइम्स, तो ये था 2 टाइम्स ऑफ 10⁻n - 1 डिवाइडेड बाय 9, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये टर्म बन जाएगी अंडर रूट ऑफ 10⁻2n - 2 10⁻n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 10⁻n - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 का अंडर रूट, उसका होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 10⁻n - 1 डिवाइडेड बाय 9 आएगा कि 3 आएगा, 3 आएगा ना बेटा, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ले लिया हमने। तो अब ये वाली टर्म जो हमारे पास आएगी 10⁻n - 1, 10⁻n - 1 क्या हो जाएगा, 9 हमारे पास कितनी बार आ जाएगा,
एन टाइम्स आ जाएगा ना। जैसे इसको ऐसे सोचो, 10⁻2 -1 है, तो 10⁻2 में कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट, -1 करोगे तो 9 दो बार आ जाएगा। अब 10⁻3 -1 करोगे तो कितना आएगा, 1000 -1, तो 9 आपका 3 टाइम्स आ जाएगा। तो ये 9 आपका कितनी बार आ जाएगा, एन टाइम्स आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो आपका ये टर्म बन जाएगा 3 एन टाइम्स। ठीक है, तो पी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 3। तो काफी बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस तो करके मुझे भेजे थे, बट कुछ 6-7 स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने मेरे को सारे क्वेश्चंस करके भेजे। ठीक है, चलो। बाकी सब लोगों को ये एडवाइस किया जाता है कि अपना दिमाग लगाओ। कुछ बच्चे बहुत इंपेशेंट होते हैं, एक बारी में सर मेरे से हो नहीं रहा, मेरे से हो नहीं रहा। आप उसको ना, आपको देखो मैथ्स तभी आएगा जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आप प्रॉब्लम्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। मैं भी ऐसे, जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, इनफैक्ट जब मैं अपने 11th-12th में भी था, बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं होते थे। और जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तब भी मैं अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स में अटक जाता था। तो उनके साथ अगर आप टाइम स्पेंड नहीं करोगे, आपका माइंड डेवलप नहीं होगा बेटा। और फिर पढ़ाई करने का कोई फायदा भी नहीं है, सेंस भी नहीं बनता है ना फिर तो। अगर हम सीखना ही नहीं चाहते हैं, फिर सेंस नहीं बनेगा बेटा उस चीज का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने 19 प्रॉब्लम्स तक कर लिए थे, अब 20th प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अभी जीपी के ही प्रॉब्लम कर रहे हैं। आपको मैंने एक असाइनमेंट भी दिया है, बहुत बच्चों ने वो भी शायद चेक नहीं किया है। इसी फीड में एक असाइनमेंट भी दिया हुआ है, वो फाइल्स में भी आपको मिल जाएगा, आपको उसको भी स्टार्ट करना है, अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, ये भी उस असाइनमेंट में भी प्रॉब्लम है। इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग द रिलेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। तो हमें ये बोला हुआ है समेशन एक्स 1 टू एन एफ ऑफ एक्स 120 है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। फाइंड वैल्यू ऑफ एन। ठीक है जी, करो भाई इसको ट्राई। एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एफ ऑफ 1 इज 3। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन कहाँ पे, समेशन में एक्स 1 टू एन में है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120। एक बार ट्राई कर लो, कुछ बच्चे हो सकता है इसको कर लें जल्दी से। हाँ, तनीषा 4 आएगा इसका आंसर। और बाकी बच्चे करो एक बार ट्राई। देखो अच्छा मैं बताता हूँ, और किसी का आ रहा है आंसर 4? और किसी का भी नहीं आया बेटा आंसर? कोई नहीं, ट्राई करो करो।
चलो कोई नहीं। अच्छा तनीषा आप बताओ आपने कैसे किया बेटा इसको? सर जैसे f ऑफ 2 है, 1 तो गिवन है, तो f ऑफ 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1, तो f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1, तो सर उसमें 9 हो जाएगा। ऐसी एक जीपी बन जाएगी, फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन रेशियो 3, तो उससे हम पूरा फॉर्मूले से कर ले तो n4 आ जाएगा। ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा देखो ये जो है ना इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, देखो भाई सब लोग सुनो एक बार ध्यान से। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये ना फंक्शनल, इसको बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। इसको देख के ना आप फंक्शन गेस कर सकते हो। पहला तरीका तो वो है, दूसरा तरीका जो तनीषा ने बताया हम दोनों डिस्कस करेंगे। अब जैसे मान लो मैं आपको ये बोलता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, चैट बॉक्स में लिखना एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई अपॉन 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये सोच के बता सकते हो इसमें फंक्शन कौन सा होगा? चैट बॉक्स में लिखो, देख के देखो इसको, आपको देख के समझ आ जाएगा ये कौन सा फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई अपॉन 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। देख के समझ आ रहा है tan x का फंक्शन है। हाँ कुछ बच्चों ने लिख दिया है, बहुत बढ़िया। तो एफ इसको देख के समझ आ गया कि ये कौन सा फंक्शन है, tan x का फंक्शन है। ठीक है अब देखते हैं, अब मैं ऐसे एक और दे रहा हूँ। नहीं tan a प्लस b नहीं होगा खुशी बेटा, ये ना tan x का फंक्शन होगा ना। देखो अब f की जगह मतलब फंक्शन जो है वो tan x होगा, क्योंकि tan, अगर मैं यहाँ पे tan लिखता हूँ तो tan ऑफ x प्लस वाई आपका किसके बराबर आएगा? tan x। ये प्रॉपर्टी होती है, जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा उसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, बट बाकी सबको ये समझ आ गया होगा। जिसको नहीं पता है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों के बारे में, तो ये tan ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो उससे हमें देख के समझ आ जाएगा कि ये फंक्शन क्या होगा, tan होगा। ठीक है अब देखो एक और बताता हूँ, अब देखते हैं ये कौन बता पाता है। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन 0। हाँ विधि ने बता दिया। और किसी को समझ आ रहा है? लॉग होगा, देखने पे समझ आ रहा है ना। ln ऑफ, ये प्रॉपर्टी होती है ना log विद बेस a x y की प्रॉपर्टी होती है, log ऑफ mn की प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n। ठीक है तो इसको देख के हमें ये समझ आ रहा है कि ये फंक्शन जो होगा इस वाले केस में, ये जो फंक्शन होगा वो log x होगा विद बेस a। बेस कुछ भी हो सकता है उसका, डिफाइंड होना चाहिए बस। ठीक है तो इतना आपको समझ आ रहा है। अब आप इसको देख के बता सकते हो कि कौन सा फंक्शन होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। इस रिलेशन को देख के हम बता सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। यही तो इस प्रॉब्लम में गिवन है, इसको देख के बता सकते हैं कौन सा फंक्शन होगा। लवीश लॉग ऑफ एक्स वाई नहीं बोलेंगे उसको, लॉग एक्स बोलेंगे, मतलब फंक्शन तो लॉग का हुआ ना, लॉग का फंक्शन होगा बेसिकली। इसमें बताओ ये कौन सा फंक्शन होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। दिमाग में जोर डालो थोड़ा सा। सब लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है चैट बॉक्स में। अगर आपके पास माइक नहीं है तो, अगर माइक है तो जब भी मैं आपसे डाउट पूछूं आपको बताना है, नहीं तो आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा बेटा, फिर यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। इसलिए प्लीज क्लास में पार्टिसिपेट करें। अब ये बेटा ये वाला एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ये लॉग नहीं है ना बेटा। देखो लॉग इससे पहले वाला था, ये लॉग नहीं है बेटा। ये कौन सा फंक्शन है, ये ए की पावर एक्स है। ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई क्या होता है, ए की पावर एक्स प्लस वाई। देखने पे समझ आ रहा है? जिसको ये बात समझ आई, जो मैं अभी लास्ट में ये जो बोल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई क्या होगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई होता है ना, ये वही तो फंक्शन है। ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, ए की पावर एक्स प्लस वाई। ये बात समझ आ रही है? हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है समझ आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। अब हमें ये समझ आ गया कि भाई इस प्रॉब्लम में जो उसने फंक्शन दे रखा है वो ए की पावर एक्स होगा। अब ये हमने मान लिया फंक्शन जो इस प्रॉब्लम में, फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, नंबर क्या है इसका, नंबर है 20th। तो 20th प्रॉब्लम में जो फंक्शन है वो ए की पावर एक्स है, और एफ ऑफ 1 उसने आपको दे दिया 3। तो यहाँ पे तो एफ ऑफ 1 पुट करेगा तो वो ए आएगा, तो वो 3 हो गया। तो इसका मतलब हो गया जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, 3 की पावर एक्स। ठीक है क्लियर हो गया। अच्छा अब यहाँ पे फंक्शन हो गया 3 की पावर एक्स। अब मान लो आपको इस तरीके से नहीं निकालना आता है, तो जो तनीषा ने बताया था फिर उस तरीके से निकाल लेंगे।
तो एफ ऑफ 1 3 दिया हुआ था। अब तनीषा ने क्या बोला कि सर आप एक काम करो, एक्स को भी 1 पुट कर दो और वाई को भी 1 पुट कर दो, क्योंकि ये वैल्यूज ही तो हैं। तो एफ ऑफ 2 किसके बराबर हो जाएगा? एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1। तो वो एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2। एफ ऑफ 3 कैसे निकालोगे आप? एफ ऑफ 3 कैसे निकालेंगे? एक्स को 1 पुट कर देते हैं, वाई को 2 पुट कर देते हैं। तो एफ ऑफ 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2। तो यहां से एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा? एफ ऑफ 1 इज 3 एंड एफ ऑफ 2 इज 3 की पावर 2, तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहां से आपको ये भी समझ आ जाएगा कि एफ ऑफ 4 जैसे निकालोगे तो 2 और 2 पुट कर लो, तो एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2, तो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 आ जाएगा। तो यहां से आपको पैटर्न समझ आ ही जाएगा कि एफ ऑफ 5 जो होगा वो 3 की पावर 5 होगा, एफ ऑफ 6 जो होगा वो 3 की पावर 6 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां से हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो फंक्शन है वो 3 की पावर x है। या आप ऐसे भी सोच सकते हो एफ ऑफ 1 इज 3 रेज़ टू द पावर 1, एफ ऑफ 2 इज 3 रेज़ टू द पावर 2, एफ ऑफ 3 इज 3 रेज़ टू द पावर 3, एंड सो ऑन। ठीक है, अब आते हैं कि भाई इसके आगे क्या करना है हमें। अब नेक्स्ट उसने ये स्टेटमेंट दे रखी है, इससे हमें n निकालना है। तो उसने क्या बोला हुआ है? समेशन ऑफ x1 टू n एफ ऑफ x जो है वो 120 के बराबर है, देन फाइंड n। हमें n फाइंड आउट करना है बेटा। तो अब इसका क्या मतलब होता है? समेशन का क्या मतलब होता है? सम करना। x कहां से कहां जा रहा है? 1 से n जा रहा है, तो आप लिखोगे एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस सो ऑन टू एफ ऑफ n इज इक्वल टू 120। अब ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। एफ ऑफ 1 हमें पता है 3 की पावर 1 है, एफ ऑफ 2 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, सो ऑन टू 3 की पावर n है। ये हमारा किसके बराबर है? 120 के बराबर है। तो क्या आंसर आ जाएगा? a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज 120। तो 3 की पावर n माइनस वन कितना आ जाएगा? 120 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 80। ठीक है, तो 3 की पावर n हो जाएगा 81, तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 4। तो n इक्वल टू 4 इज द आंसर। नहीं समझ आएगा तो बताओ। सबको ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई तो वहां पे लिख दो चैट बॉक्स में ऑल क्लियर और इमोजी बना दो। जल्दी से फिर आगे बढ़ रहे हैं। किसी को कोई डाउट है तो वो भी लिख दो, तो मैं बताता हूँ दोबारा से अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। ठीक है, ऑल क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 21 पे। ठीक है, अब देखो ये वाले प्रॉब्लम को देखो। अब आपको ना इस प्रॉब्लम में ये प्रूव करना है, प्रूव दैट, ध्यान से सोचना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा ना, मतलब ये हमें चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी इसीलिए। तो प्रूव दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज a raised to the power n minus b raised to the power n upon a minus b where n is a natural number. This should be equal to a raised to the power n minus 1 प्लस b a raised to the power n minus 2। अब क्या हो रहा है? a की पावर एक कम होगी और b की पावर बढ़ती रहेगी। b की एक पावर बढ़ गई, ठीक है, फिर b की एक पावर बढ़ेगी और a की पावर कम हो जाएगी। ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास आ जाएगा बी एन माइनस टू ए प्लस बी एन माइनस वन। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, रफ कॉपी लो, उसमें इसको लिखो। इस इधर से इधर आना है, इधर से इधर नहीं जाना है, इधर से इधर जाना है आपको। तो इसको प्रूव करना है, करो, ट्राई करो इसको। अब रफ कॉपी ले लो और जल्दी से ट्राई करो। a raised to the power n minus b raised to the power n divided by a minus b where n is a natural number equals a n minus 1 plus b a raised to the power n minus 2 plus b square a n minus 3 and so on। करो, ट्राई करो, जब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ एक बार।
बनी बात किसी की? हाँ अवनी बोलो, कैसे किया आपने? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जैसे हमें पता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, वैसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ऐसे जब हम करते हैं तो फिर ए माइनस बी सब में कॉमन आता है और अंदर एक टर्म बनती है, उसका पैटर्न बन जाता है। तो ऐसे ही ए माइनस बी नीचे वाले डिनोमिनेटर से कट जाएगा और ऊपर वही वाली टर्म बचेगी, ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी इंटू ए की पावर एन माइनस टू, जो ये राइट हैंड साइड दी हुई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वैसा तरीका हो गया ना कि हमने एक पैटर्न देख लिया और उससे हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट और थोड़ा सोचो, देखो आप एक चीज समझो बेटा, सब लोग ये चीज समझने की कोशिश करो कि अब हम ना जीपी पढ़ रहे हैं, तो जो सारे प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोस्टली प्रॉब्लम विल बी डिपेंडेंट ऑन जीपी ओनली। ठीक है, क्योंकि क्योंकि अभी आपने अभी नया नया स्टार्ट किया, आप मेरे लिए तो एकदम छोटे छोटे बच्चे जैसे हो, जैसे वो नहीं होता फर्स्ट सेकंड के टीचर के लिए बच्चे होते हैं, सेम आप मेरे लिए वैसे ही हो। तो मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम ना जीपी के ऊपर बेस्ड है, तो आप ये सोचो कि इसको जीपी से कैसे करें। ये जो आपने बताया वो भी एकदम सही है, नो डाउट। इसको आप लॉन्ग डिवीजन जो आप बोल रहे हो वो बेसिकली लॉन्ग डिवीजन है, आप इसको ना लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हो। कि आप क्या करो, जैसे ए एन माइनस बी एन को ए माइनस बी से लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट कर दो, उसमें ऐसा कर सकते हो कुछ कॉमन ले लो, फिर लॉन्ग डिवीजन करोगे तो यही टर्म आ जाएगी। बट अभी हमारा राइट नाउ कंसर्न है कि हम इसको जीपी से करें। अच्छा, मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा जो बच्चे नहीं सोच पा रहे हैं। अच्छा बताओ ये कैसे लिखा। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैंने ऐसे लिख दिया, ए रेश टू दी पावर एन माइनस वन, वन माइनस बी बाई ए रेश टू दी पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस बी बाई ए। ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो एक बार। अब ये जीपी का सम बन रहा है, अब इसको ओपन अप करो, आप जीपी का सम को ओपन अप कर सकते हो। ऑपोजिट उल्टा जाना है आपको, जैसे आप सम ऑफ जीपी निकालते हो तो ये फॉर्मूले में आते हो, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आपको सम ऑफ जीपी दिया हुआ है, आपको उल्टी सीरीज लिखनी है। लिखो एक बार, देखो एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। जिसका आ गया वो इमोजी बना दो। ओके, अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसको ऐसे लिख सकते हो ए रेश टू द पावर एन माइनस वन। अब ये जीपी का सम है, तो वन प्लस बी बाई ए प्लस बी स्केयर बाई ए स्केयर प्लस बी क्यूब बाई ए क्यूब। एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है कि लास्ट टर्म क्या आएगी हमारी। ठीक है, लास्ट टर्म हमें ध्यान रखना पड़ेगा। टोटल टर्म्स कितनी है, एन है, तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म है उसकी पावर वन है, जो थर्ड टर्म है उसकी पावर टू है, तो जो लास्ट टर्म होगी उसकी पावर एन माइनस वन होगी। अब आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ए रेश टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी ए रेश टू द पावर एन माइनस टू प्लस बी रेश टू द पावर टू ए एन माइनस थ्री। ऐसे करते करते लास्ट में आपके पास आ जाएगा बी एन माइनस वन, और ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गया। ठीक है, तो एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि a रेश टू द पावर n माइनस b रेश टू द पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b इफ n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, a रेश टू द पावर n प्लस b रेश टू द पावर n डिवाइडेड बाय a प्लस b when n is odd, when n is natural number but it should be odd। अब इसमें क्या है, जैसे n जो होना चाहिए वो आपका ऑड होना चाहिए, अगर n ऑड नहीं होगा तो ये डिविजिबल नहीं होगा।
ठीक है, जो आपका n होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। जैसे मान लो, एक मिनट, अगर n हमारा ऑड नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगी, जैसे मान लो आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ जाता है, तब तो ये इससे डिवाइड ही नहीं होगा, डिविजिबल ही नहीं है। डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, मान लेते हैं फंक्शन वेरिएबल है। अंकित, जो आपका प्रॉब्लम है ना इसमें भी सॉल्व हो जाएगा, जो आपको डाउट है ये भी सेम उसी टाइप का प्रॉब्लम है, तो मैं इसको भी पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपको ये चेक करना है ए प्लस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर को डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी, तो आप क्या करो, इसका जो रूट है, जैसे ए को वेरिएबल मान लेते हैं, तो ए की वैल्यू माइनस बी न्यूमरेटर में पुट करो, तो वो बनेगा बी स्केयर प्लस बी स्केयर विच इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे अब मान लो मैं बोलता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये माइनस बी से डिविजिबल है कि नहीं है, अभी भी आपने देखा डिविजिबल है। कैसे डिविजिबल है, ए को बी पुट करो न्यूमरेटर में, तो बनेगा बी क्यूब माइनस बी क्यूब और वो 0 हो जाएगा। ऐसा रिमाइंडर थ्योरम था ना हमारे पास, उसी का यूज है, आपने 9th में पढ़ा होगा कि रिमाइंडर निकालते थे तो क्या करते थे, उसका 0 उस एक्सप्रेशन में पुट कर देते थे। अगर वो 0 के बराबर आ रही है तो वो टर्म उसको डिवाइड करेगी, अगर वो 0 के बराबर नहीं आ रही तो वो टर्म उसको डिवाइड नहीं करेगी। तो अगर मान लो अब मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखता हूं, ये मेरे को चेक करना है ए प्लस बी इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा डिवाइड। आप वैसे भी जानते हो इसके फैक्टर होते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा तरीका क्या है, जो इसका न्यूमरेटर है उसमें ए की जगह पे क्या पुट करो, जो उसका 0 है, ए का 0 है माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, तो डिवाइड करेगा। तो इसीलिए ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए प्लस बी से डिविजिबल तभी होगा जब एन आपका क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर होगा। अगर एन ऑड नहीं होगा तो ये उसको डिवाइड नहीं करेगा। अब मेरे को ये एक्सप्रेस करना है यूजिंग जीपी, ए एन प्लस बी एन डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, सेम उसी ऑर्डर में। दिस शुड बी इक्वल टू ए एन माइनस वन माइनस बी ए एन माइनस टू प्लस बी स्केयर ए एन माइनस थ्री। ठीक है, ऑल्टरनेट साइंस आएंगे और लास्ट में आ जाएगा माइनस वन की पावर एन माइनस वन बी एन माइनस वन। तो हमें ये स्टेटमेंट अब प्रूव करनी है, प्रोवाइडेड n इज ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। तो जिसको इससे पहले वाला नहीं समझ आया था वो इसको समझे, सेम समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो करते हैं। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिखी इसकी a रेस टू द पावर n प्लस b रेस टू द पावर n अपॉन a प्लस b, जबकि n मेरा ऑड नेचुरल नंबर है। तो मैंने क्या किया, b रेस टू द पावर n कॉमन निकाला, तो मेरे पास आ जाएगा b रेस टू द पावर n, ए रेस टू द पावर n कॉमन निकाल लेते हैं ताकि ना सम निकालने में आसानी होगी। ए रेस टू द पावर n कॉमन निकाल लेते हैं तो बनेगा 1 प्लस बी बाई ए रेस टू द पावर n। ठीक है, यहां से ए कॉमन निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस बी बाई। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को भी। ठीक है, अब ये टर्म मेरी क्या बन गई, ए की पावर n माइनस वन। अब आपको पता है सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस आर रेस टू द पावर n होता है ना, उसमें a इंटू 1 माइनस आर रेस टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर जो होता है, ये होता है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। ये ऐसे n टर्म्स का सम होता है, ये जीपी का सम है, तो उसमें माइनस आता है, यहाँ तो प्लस आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस माइनस बी बाई ए की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस बी बाई, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला उसके साथ कंपेयर करना था, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर के साथ। ठीक है, क्योंकि n ऑड है इसलिए आप ऐसे भी सोच सकते हो, n ऑड है इसलिए माइनस ब्रैकेट के अंदर जा सकता है और ये वाला माइनस ब्रैकेट के बाहर भी आ सकता है। तो हमने इसको उस तरीके से सोचा। अब क्या करेंगे, जीपी का सम लेंगे, जीपी के सम का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होगा, जीपी की फर्स्ट टर्म क्या होगी, यहां से अगर आप इस टर्म का सम देकर चलते हो तो जीपी की फर्स्ट टर्म हम 1 मान लेते हैं, कॉमन रेशियो क्या मानेंगे, माइनस बी बाय, तो 1 माइनस बी बाय, फिर क्या आ जाएगा प्लस बी स्केयर बाय ए स्केयर माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, ऐसे चलते चलते क्या हो रहा है, जब क्यूब आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है, 2 आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया जो लास्ट टर्म मैं लिखूंगा मेरी क्या आनी चाहिए, बी बाय ए माइनस के साथ n माइनस वन, उसी के साथ नेगेटिव लगा देते हैं हम। समझ आया कि नहीं समझ आया। ठीक है, एक स्टेप और भी आप यहाँ पे लिख सकते थे, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, हो सकता है किसी बच्चे को ना ये नेगेटिव में कंफ्यूजन आ जाए। आप इसको ऐसे सोचो, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी है, तो इसका कॉमन रेशियो कितना है, माइनस बी बाय, तो आएगा 1 प्लस माइनस बी बाय प्लस माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। अब आपको शायद समझ आ जाएगा अच्छे से, माइनस बी बाई ए का होल क्यूब प्लस माइनस बी बाई ए की पावर 4, ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए की पावर n माइनस वन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें n चाहिए। तो एक जो सेकंड टर्म है उसकी पावर 1 है,
थर्ड टर्म उसकी पावर 2 है, तो लास्ट टर्म की पावर n-1 होगा। अब आप क्या लिखोगे, a n-1 1 माइनस बी बाई ए, प्लस ये आ जाएगा बी स्केयर बाई ए स्केयर माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब प्लस बी फोर बाई ए फोर, ऐसे चलते रहोगे। लास्ट में आपके पास आ जाएगा -1 की पावर n-1, b की पावर n-1, a की पावर n-1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा a की पावर n-1 माइनस बी a की पावर n-2 प्लस बी स्केयर a की पावर n-3, ऐसे करते करते लास्ट में -1 की पावर n-1, b की पावर n-1। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल टर्म आ गई जो कि राइट हैंड साइड पे है। इसको याद बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको ये समझ आना चाहिए हमने कैसे इसको डिराइव कर लिया यूजिंग सम ऑफ जीपी। ठीक है, अब यहां तक सब क्लियर है तो मेरे को लिख दो ऑल क्लियर, अगर कुछ डाउट है तो बताओ। ठीक है जी, ऑल क्लियर। कोई बच्चा जिसको डाउट है? बहुत सारे लोग इसमें ना लिखते नहीं है, तो एस प्लीज इसमें सब लोग लिखें। जैसे बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ अटेंडेंस में हैं, प्रेजेंट हैं, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हैं, वो प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, नहीं तो मैं उनको अपने आप ही डिलीट कर दूंगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अभी 1 वीक के बाद आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, मैं थोड़ा आपके ऊपर कंडीशंस लगाने लग जाऊंगा कि भाई आपने मेरी क्लास लेट ज्वाइन करी तो आपको मतलब 2 दिन की क्लास मिस करवाऊंगा ऐसे, क्योंकि आपकी आईडी वाईडी सब मेरे हाथ में रहती है ना। तो जो बच्चा अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी और बेचारे का 3-4 दिन का गड़बड़ होगा उसके साथ। राइट हैंड साइड दोबारा बता दूं, राइट हैंड साइड थोड़ी लेफ्ट हैंड साइड से डिराइव किया ना बेटा लवीश, इसमें क्या दिक्कत है अब? कोई नहीं, आप एक काम करना लवीश, इसको लेक्चर को दोबारा से एक बार इसी पार्ट को देखना, स्टिल अगर डाउट आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम एक ही जैसे थे और मैंने दोनों को बहुत डिटेल में समझाया है। स्टिल अगर आपको डाउट है तो डोंट वरी, इसको एक बार और देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है, मेरे को लगता है सबका इसका आंसर आना चाहिए, इसीलिए मैं बहुत ईजी प्रॉब्लम दे रहा हूं आपके लिए। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 1/4। करो भाई जल्दी से। 3 ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन 4 एंड 1/4, ये वो वाला टॉपिक हो गया इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन। तो 4 और 1/4 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन है, उनका हमें प्रोडक्ट निकालना है। अश्मित ने 1 बोला है, ठीक है। तनीषा का भी 1 आ गया। हाँ, काफी बच्चों का 1 आ रहा है अब। अंकित आप बताओ आपका 1 कैसे आया? अंकित, टाइप कर दो क्या किया आपने। प्रिंस आप बताओ आपने क्या किया? आप ऐसी तो नहीं किसी और का आंसर देख के लिखे जा रहे हैं और
I have taken A as 4. A as 4. अच्छा देखो, इसमें क्या होगा, आपके पास 4 है और इसमें 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, G1 G2 G3 और 1/4। ठीक है, देखो ये बहुत इजी प्रॉब्लम था, पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। जी आप एक तरीका है कि G1 G2 G3 निकाल रहे हैं, वो आपको पता है कि फोर्थ जो 1/4, 4 आपकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और 1/4 आपकी फिफ्थ टर्म है, उसकी हेल्प से। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था ना, क्योंकि ये जीपी है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो G1 G3 होगा वो तो 4 इंटू 1/4 होगा, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहता है वो सेकंड और सेकंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर रहता है। और जो G2 होगा वो क्या होगा, G2 का होल स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा ना, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म है। तो G2 जो आएगा वो भी 1 आ जाएगा, G1 G3 आएगा वो भी 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन रेशियो पॉजिटिव होगी, ए और बी आपके दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि 3 टर्म नहीं है इसीलिए। तो हमारे पास G1 G2 G3 का जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 के बराबर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1/4 इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि फिफ्थ टर्म है। तो आर की पावर 4 आपके पास कितना आ जाएगा, 1/16। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 और -1/2 दोनों आ सकती हैं। अच्छा, इसमें दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, 1/2 भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। तो एक बार दोनों लेकर देखते हैं। तो अगर मैं आर 1/2 लेकर चलता हूं तो मेरा सीक्वेंस क्या बनेगा, 4 2 1, 1/2 और 1/4। इन सब का प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आ रहा है, देखने पे समझ आ रहा है। अगर आप आर -1/2 लेकर चलते हैं तो क्या आएगा, 4 ऑल्टरनेट साइन हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 और इसका भी 1। समझ गए, तो आपका आंसर 1 आएगा। आई होप सबको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो ये हो गया हमारा 22nd प्रॉब्लम। 23rd पे आते हैं। देखो, इफ अर्थमेटिक मीन क्या होता था, a+b/2, ठीक है। एंड ज्योमेट्रिक मीन, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ये, बिटवीन टू नंबर्स आर इन द रेशियो m/n. If arithmetic mean and geometric mean between two numbers are in the ratio m/n, then find, prove that कर लेते हैं चलो, then prove that numbers are in ratio m plus under root of m square minus n square divided by m minus under root of m square minus n square। ये प्रूव करना है अपने को, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में है शायद ये प्रॉब्लम, जहां तक मुझे ध्यान में है। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, बट थोड़ा सा मतलब छोटी सी ट्रिक है इसमें, उससे ये जल्दी हो जाता है प्रॉब्लम। तो आप लोगों को ट्राई करना है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर अर्थ दो नंबर मान लो, आप ए और बी मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो ए और बी के जो अर्थमेटिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन है, उनका जो रेशियो है वो अगर m/n है, तो हमें ये प्रूव करना है कि a डिवाइडेड बाय b जो होगा वो इस टर्म के बराबर होगा, m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ट्राई करो एक बार जल्दी से। जिसका आंसर आ जा रहा है वो मुझे बताओ चैट बॉक्स में।
आया किसी का आंसर? ये प्रूव हो गया किसी का? चलो देखो मैं बताता हूँ। देखो इस प्रॉब्लम में क्या है, हमें बोला हुआ है अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर इन द रेशियो m रेशियो n। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ से टू नंबर्स इज a by b, a कॉमा b, और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a कॉमा b इज, अर्थमेटिक मीन मैं ऐसे लिख रहा हूँ am ऑफ a कॉमा b, ज्योमेट्रिक मीन लिख रहा हूँ gm ऑफ a कॉमा b इज इन द रेशियो m by n। ठीक है, तो हम ऐसा बोल देते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बाई टू, उसको मान लेते हैं m के, और रूट ए बी को क्या मान लेते हैं, एन के। मान सकते हैं ना, ऐसा आपको पता होगा। जैसे आपको अगर ट्राइंगल्स वगैरह आपने पढ़ा होगा 9-10 में कि भाई एंगल्स आर इन दी रेशियो 1:2:3, तो आप क्या मानते थे, x2 x3 x मानते थे, या k2 k3 k मानते थे। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से a प्लस बी बाई टू को मैंने मान लिया m के, और रूट ए बी को मान लिया n के। ठीक है, इतना क्लियर हो गया हमें। तो a प्लस बी बेटा मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 2mk के बराबर आ जाएगा, और ए बी किसके बराबर आ जाएगा, n स्केयर k स्केयर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, a प्लस बी आ गया और a बी आ गया। अब मुझे क्या करना था, मुझे a डिवाइडेड बाय b निकालना है। आपको ये ध्यान रखना है, हमें क्या निकालना है, a डिवाइडेड बाय b। तो मैंने क्या किया, एक्स स्केयर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0 लिख दिया। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली जिसके रूट्स हैं a कॉमा बी। सही लिखा हुआ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ए और बी होंगे, तो सम क्या हो जाएगा, a प्लस बी, प्रोडक्ट हो जाएगा ए बी। तो आप ऐसे लिखते थे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते थे, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया हमने इसको। उससे क्या होगा, ए और बी निकल जाएंगे मेरे, ए और बी निकल जाएंगे तो ए और बी का रेशियो भी आ जाएगा। सबको समझ आ रहा है? तो मैंने क्या किया, पहले अर्थमेटिक मीन से ए प्लस बी निकाल लिया, ज्योमेट्रिक मीन से ए बी निकाल लिया। क्योंकि मैं ए और बी का रेशियो निकालना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी 2m के लिख दिया, ए बी एन स्केयर के स्केयर लिख दिया। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ए और बी हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस 2mkx प्लस एन स्केयर के स्केयर इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कौन कौन है, ए और बी। ठीक है, किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ए कॉमा बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, फॉर्मूला पता ही है आपको, माइनस बी, 10th में पढ़ा हुआ है आपने, प्लस माइनस बी स्केयर विच इज 4m स्केयर के स्केयर, बी स्केयर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 4n स्केयर के स्केयर बाई 2a। तो ये 2 आ गया, इंटू ए इज 1। तो 2 कॉमन निकाल के कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, एम के प्लस माइनस के टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एम स्केयर माइनस एन स्केयर। समझ आ गया होगा आप लोगों को, के स्केयर बाहर जाके के बन जाएगा। तो आपके रूट्स क्या आ रहे हैं, एक रूट आ जा रहा है एम प्लस अंडर रूट ऑफ एम स्केयर माइनस एन स्केयर टाइम्स ऑफ के, एक रूट ही आ गया। दूसरा रूट क्या आ जाएगा, एम माइनस अंडर रूट ऑफ एम स्केयर माइनस एन स्केयर टाइम्स ऑफ के। अब आपको क्या करना है, ए बाई बी की रेशियो निकालनी है। तो इसने जो माना हुआ है, इसने शायद प्लस माइनस वाला, पहला प्लस वाला ऊपर माना हुआ है, तो ए हम प्लस वाले को मान लेते हैं और बी माइनस वाले को मान लेते हैं। रेशियो ये वाली भी हो सकती है, इसका रेसिप्रोकल भी हो सकती है, तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एम प्लस ये मान लेते हैं हमारा ए है, और ये मान लेते हैं बी है। तो एम स्केयर माइनस एन स्केयर टाइम्स ऑफ के, यहाँ मान लेते हैं एम माइनस अंडर रूट ऑफ एम स्केयर माइनस एन स्केयर टाइम्स ऑफ के कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रेशियो आ जाएगी। प्रूव हो गया आपका। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, सुनो। हमने क्या किया, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की रेशियो थी m बाय n। तो अर्थमेटिक मीन को मान लिया m के, ज्योमेट्रिक मीन को मान लिया n के। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी। वहां से a प्लस बी निकाल लिया, ए बी निकाल लिया।
अब a प्लस बी हो गया सम ऑफ रूट्स, अगर रूट्स a और b हैं, ए बी क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर रूट्स ए और बी हैं, तो उससे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी एक्स के माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, जिसके रूट्स होंगे ए और बी, वहां पे वैल्यू डाल दी और ए और बी की वैल्यू आ गई, उन दोनों की रेशियो निकाल दी। अब किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ चैट बॉक्स में, अगर सब क्लियर है तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबको समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे को आ रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 24। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम 24। इसको देखते हैं, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। बच्चों एक दूसरे के कमेंट पे आपको कमेंट नहीं करना है। जैसे कुछ बच्चे एक दूसरे के कमेंट पे लाइक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, वो नहीं करना है आपको। यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, then the equation ax square plus 2bx plus c is equal to 0, abc gp में दिए हुए हैं, and this equation and dx square plus 2ex plus f is equal to 0, ये दोनों इक्वेशन में have a common root. These both equation have a common root. Then d by a comma e by b comma f by c are in एपी जीपी एचपी एजीपी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इसका आंसर जीपी नहीं आता है, ठीक है, तो ये अब ये ऐसा नहीं है कि जीपी वाले टॉपिक में कर रहे हैं तो जीपी आएगा, क्योंकि अब आपको एपी भी आ गया, जीपी भी आ गया, ऑलमोस्ट एचपी भी आ ही गया है, तो इसीलिए इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। एक बार ट्राई करो, अच्छा प्रॉब्लम है। ये भी शायद सीबीएसई में भी है और ये जेई में भी आ चुका है, ये प्रॉब्लम लास्ट लास्ट ईयर जेई में भी आ चुका है। किसी का आंसर आ रहा है तो बताओ, अच्छा प्रॉब्लम है ये, ट्राई करते रहो।
बनी बात। एपी तनीषा का आ गया, ओके। दे आर ऑल इक्वल, नो नो दे आर नॉट ऑल इक्वल, गलत कह रहे हो आप। तनीषा एपी बोल रही है, ओके। और किसी का देखो। तनीषा आप बताओ आपने क्या किया इसमें। तनीषा बेटा आप बताओ, प्रखर से बात करते हैं आप। सर पहले तो हमने पहले लिख दिया कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके रूट्स निकाल लिए, उसके रूट्स, उसका एक ही रूट, दो कॉमन रूट बी बाय ए माइनस बी बाय, दिया। ठीक है। हाँ, तो उसको हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। फिर एक इक्वेशन बन गई थी, फिर उसको बी स्क्वायर बाय ए से डिवाइड कर दिया और इनटू कर दिया। तो फिर क्या बी बाय ए माइनस 2 टाइम्स ई बाय बी प्लस एफ बाय सी इज इक्वल्स टू 0। बहुत तो बढ़िया, उससे बहुत वो बढ़िया। एपी में आ बहुत गए थे। ओके 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 बेटा, ओके। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा अच्छे से किया। अब तू बता भाई, प्रखर तू बता तूने कैसे किया। प्रखर बेटा आप सब लोग कोशिश करें, अगर आप लैपटॉप पे हैं तो एक हेडफोन मंगवा लें। मार्केट वगैरह खुली है, या अमेजन से ऑर्डर भी कर सकते हैं। 100-150 रुपए में हेडफोन आ जाएगा, तो मैं बात तो कर पाऊंगा ना आपसे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। माइक्रोफोन होगा भी तो पता नहीं, ऐसे कुछ बच्चे झूठ ही बोले जा रहे हैं माइक्रोफोन नहीं है। अरे लैपटॉप में ऑटोमेटिक माइक्रोफोन होता है, और मोबाइल में भी देयर इज ऑटोमेटिक स्पीकर। तो आप बोलेंगे तो आवाज आएगी उसमें, वो माइक ऑन करो अपना। नहीं है प्रखर, किस पे, जियो फोन पे सुन रहा है तू मीटिंग। चलो कोई नहीं, चलो वापस आते हैं। देखो अब इस प्रॉब्लम में क्या था, नो सर टैब। बेटा मैं टैब पे ही ले रहा हूँ, मेरा जो लेक्चर है वो टैब पे ही लेता हूँ, और इसमें कुछ भी माइक वाइक कुछ भी नहीं है। तो ऑटोमेटिक इसमें रहता है माइक और ये सब ना। चलो कोई नहीं, आप कोशिश करना इसको अकेले में ट्राई करने की, ताकि आपका माइक वर्क करे। इफ ए बी सी आर इन जीपी देन द इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब कॉमन रूट का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चों को क्वाड्रेटिक रूट से समझ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आ रहा होगा। जैसे मान लो हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, और से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन है। इन दोनों में एक कॉमन रूट है, इसका रूट आएंगे 2 और 3, ठीक है। इस इक्वेशन के रूट आएंगे 2 और 3, इस इक्वेशन के रूट आएंगे, इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 2 एक्स प्लस 1, तो इसके रूट आएंगे 2 और माइनस 1। तो इन दोनों में एक कॉमन रूट है, कौन सा, 2, ठीक है। तो वो ऐसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पे आपको बता रहा है कि एबीसी हमारे जीपी में अगर हैं, तो इन दोनों इक्वेशन के कॉमन रूट हैं, ठीक है। अब अगर एबीसी जीपी में है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपका बी स्क्वायर जो है वो एसी के बराबर हो जाएगा। पहली चीज आपको ये पता चल गई। अब जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी हो जाएगा, तो आपको ये समझ आएगा कि ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट इससे रिलेटेड है। जो आपकी पहली इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b x प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना होगा, 4b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस ac। तो जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो 0 आएगा। अब जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो आपके रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल। तो अल्फा बीटा आप जो रूट्स निकालोगे वो कैसे निकालोगे, -2b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। ये होता है ना इसके फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा, डी 0 है आपका, तो दोनों रूट आपके किसके बराबर आ जाएंगे, माइनस बी बाई के बराबर आ जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जो आपकी पहली इक्वेशन है इसका रूट है माइनस बी बाई ए कॉमा माइनस बी बाई। अब जो दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, तो इससे हमें ये समझ आ जाएगा कि भाई साहब इसका एक रूट तो माइनस बी बाई ही बनेगा, क्योंकि उसके दोनों रूट ही माइनस बी बाई है। तो अगर आप कॉमन करेंगे तो एक रूट क्या बन जाएगा, माइनस बी बाई बन जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारी जो इक्वेशन दी हुई है, जो दूसरी इक्वेशन है, वो क्या थी हमारे पास, डी एक्स स्क्र प्लस 2e x प्लस एफ इक्वल 0। इसका एक रूट आपको पता चल गया विच इज माइनस बी बाई ए। तो वो इसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका रूट है। तो बन जाएगा डी टाइम्स ऑफ बी स्क्र बाई ए स्क्र माइनस 2e b बाई ए प्लस एफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें स्टेटमेंट क्या, किन 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 के बीच में रिलेशन निकालना है, एक तो डी बाई ए टर्म है, एक ई बाई बी टर्म है, और एक एफ बाई सी टर्म है शायद ना। एक बार देख लेता हूँ, डी बाई ए, ई बाई बी और एफ बाई सी, हाँ इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। और एक रिलेशन हमें और जो यूज कर सकते हैं वो जीपी वाला है,
कि भाई बी स्क्वायर जो होगा वो ए सी के बराबर होगा। तो एक ये है हमारे पास। तो अब इसको देखो डी बाई ए बनाना है आपको पहले तो ना, तो आप क्या करो, एक तो इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा डी बी स्क्वायर बाई ए माइनस 2EB प्लस ए एफ इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे डी बाई ए बनाना था। फिर बी स्क्वायर यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो डी बाई ए माइनस 2E बाई बी प्लस एफ ए बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो प्रूव हो गया है। बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए सी, तो डी बाई ए माइनस 2E बाई बी प्लस बी स्क्वायर की जगह हम ए सी रख सकते हैं, तो प्लस एफ बाई सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टेटमेंट आ जाएगी मेरे पास d बाई ए प्लस एफ बाई सी इज इक्वल टू 2E बाई बी। तो आपको समझ आ जाएगा ये जो रिलेशन है d बाई ए प्लस एफ बाई सी 2E बाई बी है, तो इसीलिए ये तीनों टर्म्स किस में हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, एपी। भाई अब बताओ ऑल क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। जिसको क्लियर हो गया वो ऑल क्लियर कर दो। ठीक है, आई गेस सबको हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 25। कुछ प्रॉब्लम, एक दो प्रॉब्लम और कर रहे हैं, फिर हम एचपी स्टार्ट कर देंगे। चलो देखो नेक्स्ट देखो, अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड वैल्यू ऑफ एन इफ a n plus 1 plus b n plus 1 upon a raised to the power n plus b raised to the power n equals geometric mean of ab। करो भाई, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं। We have to find the value of n such that this term is equal to geometric mean of AB। क्या करोगे देखो, चलो मैं बताता हूँ। इसमें क्या करेंगे, ए रेस टू द पावर, जिसका भी आंसर आएगा वो चैट बॉक्स में लिख देना। ए रेस टू द पावर एन प्लस बी रेस टू द पावर एन, सॉरी ए रेस टू द पावर एन प्लस 1 प्लस बी रेस टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन ए एन प्लस बी एन, दिस शुड बी इक्वल टू ए रेस, ए बी की पावर हाफ लिखेंगे ना, अंडर रूट ए बी लिखेंगे इसको। नहीं गलत है, एन तो आप जीरो पुट करके वैसे देख लो बेटा, वो ए प्लस बी बाई टू, वो तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा ना। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ए बी, इसको अंडर रूट ए बी के बराबर करना है, ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ, ऐसे लिखना पड़ेगा इसको आपको। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा देखो, ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस हाफ बी की पावर हाफ प्लस ए की पावर हाफ बी की पावर एन प्लस हाफ। ठीक है, अब इधर उधर करते हैं इन टर्म्स को, तो ए एन प्लस 1 माइनस ए एन प्लस हाफ बी की पावर हाफ, दिस इज इक्वल टू a raised to the power half b raised to the power n plus half minus b raised to the power n plus 1।
फिर अब मैंने क्या किया, ए एन रेस टू द पावर हाफ कॉमन निकाल लिया, ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ बच गया यहाँ पे मैंने बी एन रेस टू द पावर हाफ कॉमन, एन प्लस हाफ निकाल लिया कॉमन, ए रेस टू द पावर हाफ माइनस बी रेस टू द पावर हाफ। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ए एन हाफ। देखो बेटा इधर देखो, आप सब लोग ध्यान दो, हमने क्या किया, ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस बी एन को रूट ए बी लिख दिया, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन होता है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद लाइक मतलब ए रेस टू द पावर एन प्लस हाफ को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले गया और बी रेस टू द पावर एन प्लस वन को राइट हैंड साइड में ले गया। अब इन दोनों टर्म में से ए एन रेस टू द पावर हाफ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बच जाएगा ए रेस टू द पावर हाफ माइनस बी रेस टू द पावर हाफ, यहाँ पे बी एन प्लस हाफ कॉमन आ जाएगा, ए रेस टू द पावर हाफ माइनस बी रेस टू द पावर हाफ। अब पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो अब क्या आ जाएगा, ए एन प्लस हाफ रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है, माइनस बी एन प्लस हाफ, और यहाँ पे आ जाएगा रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास टर्म आ जाएगी ए एन प्लस हाफ माइनस बी एन प्लस हाफ कॉमन आके, और यहाँ पर आ जाएगा रूट ए माइनस रूट बी। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इससे ये आ जाएगा ए एन प्लस हाफ इज इक्वल टू बी एन प्लस हाफ हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी ये आ जाएगी, और क्या हो जाएगा, रूट ए इज इक्वल टू रूट बी हो जाएगा। ए और बी सेम नंबर नहीं होंगे, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत है, क्योंकि ए और बी अगर सेम नंबर हो जाएंगे तो फिर उसमें क्या होगा ना, ये तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो तो क्या आ जाएगी, टू टाइम्स ऑफ ए की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू ए की पावर एन, तो वो टू ए आ जाएगा वो तो कुछ ऐसा तो हमें तो एन फाइंड आउट करना है ना, तो इसीलिए ए और बी सेम नहीं होने चाहिए। तो फिर यहां से हमारे पास आ जाएगा ए बाई बी की पावर एन प्लस हाफ शुड बी इक्वल टू वन, बिकॉज ए एंड बी आर नॉट इक्वल, दिस इंप्लाइज एन प्लस हाफ शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि कोई भी फाइनाइट वैल्यू की पावर अगर आप जीरो लगाते हैं, फाइनाइट वैल्यू की पावर जीरो कितना होता है, वन होता है, तो यहां से हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस हाफ। देखो भाई, समझ आ गया सबको कि नहीं आया, नहीं आया तो बताओ, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, जल्दी से आगे बढ़ना है हमें। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन थी, इक्वल टू रूट ए बी लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अब बहुत ही एक अच्छा प्रॉब्लम करते हैं, देखते हैं कौन कर पाता है। तो कितने हो गए, 25 हो गए, 26, प्रॉब्लम 26। तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, ध्यान से देखना है इसमें पैटर्न क्या है, मैं आपको ऐसे थोड़ा सा आइडिया दूंगा। वन प्लस हाफ प्लस वन बाई टू की पावर टू, जो फर्स्ट टर्म है उसमें एक टर्म है, अब सब लोग इधर ध्यान दो, जो फर्स्ट टर्म है उसमें एक टर्म है, जो सेकंड टर्म है उसमें तीन टर्म है, जो नेक्स्ट टर्म है उसमें पांच टर्म है, वन बाई टू स्केयर, वन बाई टू क्यूब, वन बाई टू रेस टू द पावर फोर। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है उसमें कितनी टर्म है, एक टर्म, यहाँ पे वन टर्म है, सेकंड टर्म में थ्री टर्म्स है, नेक्स्ट टर्म में हमारे पास फाइव टर्म्स हैं। ठीक है, अब जो इसकी नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें हमारे पास कितनी टर्म्स होंगी, सेवन टर्म्स होंगी। तो वो बेसिकली ऐसे चलेगा, टू इंटू थ्री माइनस वन, जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें आएगी टू इंटू फोर माइनस वन। ठीक है, ऐसे करते करते हमारे पास लास्ट में nth टर्म है, जिसमें कितनी टर्म्स होंगी, टू इंटू एन माइनस वन। तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, अब इसका मेरे को सम निकालना है, इस सीक्वेंस का मेरे को सम निकालना है। अब ये करो, अच्छा प्रॉब्लम है ये।
नहीं बन रही बात? विधि का हो गया, ओके। विधि क्या आंसर आया एक बार लिखो उसको या बोलो। आंसर क्या आया बताओ बेटा एक बार, या पैटर्न आ गया होगा, जो भी आया वो बताओ एक बार। हाँ, ये जो लास्ट स्टेप है ना, इसमें गड़बड़ है थोड़ी सी विधि। ये फर्स्ट स्टेप आपका एकदम सही है, सेकंड स्टेप में थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम लग रहा है। चलो अभी देखते हैं। सही किया विधि ने। और किसी का हुआ ऐसा? ये ना एक जीपी में रिड्यूस हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे जो आपका फर्स्ट टर्म है ये बनेगा 1, ठीक है, 1 है ना। इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं। एक काम करता हूं मैं, आपको थोड़ा और इजी तरीके से समझाते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, हाफ को हम x ले लेते हैं। हाफ को मैंने क्या ले लिया, x। अभी देखना आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। तो एस एन आपका हो गया 1 प्लस, नेक्स्ट टर्म आपकी क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपकी क्या है, 1 प्लस एक्स, ये एक्स फोर तक जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर। नेक्स्ट टर्म आपकी कहां तक जाएगी, 1 प्लस, इसमें 5 टर्म आ रही है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव प्लस एक्स सिक्स। इसमें 7 टर्म्स आएंगी, सो ऑन टू टी एन एथ टर्म, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, ये टर्म क्या बन रही है, ये वैसे ही बन गया ना, 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स। जीपी का समित हो गया, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। प्लस यहां पर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 1 माइनस एक्स, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 1 माइनस एक्स, सो ऑन टू एन टर्म्स। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब इस वन को, ये जो वन है यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वन को मैं ऐसा लिख देता हूँ, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। एक्स हमारा हाफ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 5, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 7, सो ऑन टू एन टर्म्स, ठीक है जी। अब सॉल्व हो गया हमारा आंसर। क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ 1 कितनी बार आ रहा है, एन टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा x टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर प्लस एक्स सिक्स। करते करते कितनी टर्म्स आएंगी, एन टर्म्स आएंगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ एन माइनस एक्स इंटू 1 माइनस, कॉमन रेशियो x है तो x की पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आ गया ना इन टर्म्स से, क्योंकि ये इसका आंसर बनेगा। अब x को हाफ पुट कर दो, हाफ पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n माइनस, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हाफ 1 माइनस 1/4 1 माइनस 1/2 की पावर 2n। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n माइनस, ये बन जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1/2 की पावर 2n, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। समझ आ गया सबको? देखो कुछ नहीं समझ आया तो बताओ मुझे। ये वरुण जी आप क्या लिख रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा फॉल्स लैंग्वेज मत लिखें प्लीज। सबको ये क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो इमोजी डाल दो एक बार जल्दी से। देखो एक बार मैं बता देता हूँ, हमने क्या किया था, ये जो सीक्वेंस था इसको हाफ की जगह एक्स मान लिया,
तो अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस सेकेंड टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थर्ड टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर, मतलब जो इसकी इंडिविजुअल टर्म है वो जीपी बन रही है बेटा। तो उसका सम लिख लिया, 1 को लिख दिया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जीपी है ना, तो क्या लिखोगे a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। नेक्स्ट टर्म भी जीपी है 1 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 1 माइनस एक्स, नेक्स्ट टर्म भी जीपी है 1 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो उन सब जीपीज का सम लिख दिया, 1 माइनस एक्स डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया, कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स 5 सो ऑन टू n, तो उनका सम ले लिया, फिर बस खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा जीपी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूँ, तो वो हमें करने हैं आज। प्रॉब्लम ये हमारा अब यहाँ पर जीपी खत्म हो जाता है। ठीक है, एक हम टाइम रख रहे हैं आज 2 to 3 PM के बीच में, इसमें मैं एक मीटिंग और शेड्यूल करूंगा माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं अभी तक ऑन प्रोग्रेशंस वो आप पूछ सकते हो, क्योंकि क्लास में कई बार क्या होता है ना, मैं बहुत जल्दी, क्योंकि मेरे को बाकी बच्चों को भी देखकर चलना होता है, तो एक मैं मीटिंग शेड्यूल करूंगा 2 to 3। होपफुली आपकी क्लासेस 1 o'clock तक रहती होंगी, 1 o'clock से भी पहले खत्म हो जाती है मेरे ख्याल से। आप लंच वंच करें आराम से, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, उसके बाद 2 से 3 में आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, आपको कोई भी चीज नहीं समझ आई हो। जिसको कोई भी डाउट है उसको आने की जरूरत नहीं है उस सेशन में, इट इज नॉट कंपलसरी। ठीक है, तो जिसको जैसे कुछ बच्चे भी मेरे से पूछ रहे हैं सर ये क्लियर नहीं हुआ, ये क्लियर नहीं हुआ, तो अभी आपके प्रोग्रेशन के काफी सारे लेक्चर्स हो गए हैं, अगर आप उसमें से कुछ पूछना चाहते हैं तो 2 to 3, अब मान लो कि भाई 2 o'clock स्टार्ट किया, 5 ही बच्चे आए और उनके डाउट 10 मिनट में खत्म हो गए, देन वो मीटिंग जो होगी वो एंड कर दी जाएगी। तो प्लीज आप शार्प 2 PM पे आ जाएं, आपके जो भी आपको डाउट्स पूछने हैं आप मेरे से पूछें। दूसरा, आपको शाय फील नहीं करना है कि भाई मैं अगर डाउट पूछूंगा तो सर मेरी बेइज्जती कर देंगे या कोई और बच्चा क्या करेगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बेइज्जती ना करें, वैसे अभी तक तो मैंने किसी की बेइज्जती करी नहीं है, वो क्लास में ही हम करते हैं जब आप बहुत ही ज्यादा मस्ती, जो बच्चा मस्ती करता है ना, किसी और को डिस्टर्ब करता है या हमें डिस्टर्ब करता है, तो उसकी हम बेइज्जती करते हैं। कोई अगर अच्छा बच्चा है, डिसिप्लिन्ड बच्चा है, उसकी बेइज्जती कभी भी हम नहीं करते हैं। तो अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है, अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में चलते हैं तो आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो आपके टॉपिक्स वीक रहते रहेंगे और आपका इंटरेस्ट खत्म होगा, और फिर आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपके 100 मार्क्स का पेपर होता है जो जेईई मेंस का होता है, उसमें से 50-40 से ऊपर आप नहीं जा पाओगे। बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, वो भी कई बार उसी रेंज में रह जाते हैं, क्योंकि अब प्रोग्रेशन से एक क्वेश्चन आना है आपका, 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन प्रोग्रेशन में आना है, उसके लिए हम मतलब 15-15 दिन लगाएंगे एक टॉपिक के ऊपर। इसीलिए प्लीज अभी बहुत आराम से चल रहा है, जिसको भी डाउट आ रहे हैं प्लीज एक्टिवली पूछो, और सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट टीम पे करो। अब व्हाट्सएप को हटाएंगे हम स्लोली स्लोली, ठीक है, उसको ग्रुप को भी वैनिश करेंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट टीम पे करें, रेगुलरली क्लासेस अटेंड करें। अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज इसके आंसर्स लिख के फोटो खींच के मेरे को माइक्रोसॉफ्ट टीम में चैट में भेजना है, इसको ग्रुप में नहीं डालना है। कुछ बच्चे ना जनरल चैनल है उसमें डाल देते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन को मैथ्स में डालो, केमिस्ट्री के क्वेश्चन को केमिस्ट्री में डालो। अब भाई मैं जाके अपने जो क्वेश्चन या सोल्यूशन है वो केमिस्ट्री में थोड़ी ढूंढूंगा, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से आपको फोटो खींच के उसको डाल देना है, मैं अपने आप आपको रिप्लाई कर दूंगा, अगर आपका क्वेश्चन सही होगा गलत होगा मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आपको, ठीक है। चलो, तो जीपी हमारा खत्म हो गया। एक असाइनमेंट इसकी फाइल्स में पड़ी हुई है, आपको कल की फीड में भी एक असाइनमेंट मिल जाएगी, वो DP3 है, उसकी में जीपी के क्वेश्चंस हैं, कुछ बच्चों ने उसको स्टार्ट भी कर दिया है। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम देता हूं जो हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे, और अच्छे प्रॉब्लम है, जिसका भी आंसर आएगा वो मुझे बताएगा। तो प्रॉब्लम नंबर 27 लिखो, कहीं और से फाइंड आउट करके नहीं करना है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। किसी से पूछ के नहीं करना है बेटा, फिर आपका माइंड नहीं चलेगा, ठीक है। लिख लो इसको सब लोग, 30, 24, 20 और यहाँ पे डैश है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 1 1 टाइम्स आ रहा है, 2 2 टाइम्स आ रहा है, 4 4 टाइम्स आ रहा है, 8 8 टाइम्स आ रहा है। ये ऐसा सीक्वेंस है, यू हैव टू फाइंड 1027th टर्म, वो टर्म क्या होगी वो आपको फाइंड करनी है।
एक प्रॉब्लम और दे रहा हूँ बस, 2 दे देते हैं क्योंकि ना फिर 30 इवन नंबर अच्छा लगेगा। इसमें आपको फाइंड आउट करना है ABCD AP GP HP AGP किस में है, ठीक है। और 30th प्रॉब्लम जो है वो तो जी एडवांस का ही है, देखते हैं कौन करके भेजता है मुझे। ये जी एडवांस का ही है, मैं ईयर नहीं बताऊंगा, नहीं तो हो सकता है कुछ बच्चे सोल्यूशन ही फाइंड आउट कर लें इसका। लेट ABC बी पॉजिटिव इंटीजर्स, आई पॉजिटिव कहने का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स, सच दैट B by A is an integer if ABC are in GP and arithmetic mean of ABC is B plus 2. If ABC are in GP and arithmetic mean of ABC is B plus 2, then find value of A square plus A minus 14 अपॉन A plus 1। आपको क्या करना है, आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसका सोल्यूशन भी भेजना है, सोल्यूशन की फोटो खींच के भेज देना है, तो वहीं पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम में करना है, ठीक है। हाँ बेटा, अगर जैसे आपके भाई बहन की क्लास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करो कि ऑल्टरनेट डेज कभी आप अटेंड कर लो, कभी वो अटेंड कर लें, कभी मतलब ऐसा करके आप मैनेज कर सकते हो, कभी आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो। विल यू टेक असाइनमेंट डाउट्स ऑल्सो? हाँ, आप असाइनमेंट के भी डाउट पूछ सकते हो, मैं आपके मतलब पूरा सॉल्व नहीं करूंगा उसमें, मैं बस आपको बता दूंगा अच्छा इसमें इस प्रॉब्लम से इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ये इस तरीके से आपको हिंट दे दूंगा, ठीक है। तो अंकित पूछ रहा है कि सर अभी आप 2 to 3 का जो आपने बोला है, 2 to 3 में बोला है ना मैंने, तो 2 to 3 में मैं असाइनमेंट के डाउट्स लूंगा। हाँ, मैं आपको हिंट दे दूंगा जिससे आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, मतलब मोस्ट मैं कोशिश करूंगा कि मेरे को आपको बस हिंट्स बताने पड़े और आप उसको सॉल्व करें। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको प्रॉब्लम्स करने ही करने हैं, जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स करोगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। और ये एक बना लो, कहीं पे लिख लो कि भाई मुझे रोज के 20 से 30 क्वेश्चन करने ही करने हैं, और आप देखना विद टाइम इतना अच्छे हो जाओगे ना कि आपको लगेगा कि यार मैं मतलब बहुत बढ़िया हो गया हूँ मैथ्स में, ठीक है। तो सबको यही राय है कि आप प्लीज अपना होमवर्क करें, एक असाइनमेंट ऑलरेडी है, एक मैं टेस्ट भी अनाउंस करूंगा, एक बार मैं अभी इसमें माइक्रोसॉफ्ट में देख लेता हूँ किस तरीके से टेस्ट वेस्ट बनते हैं, तो होपफुली कल अनाउंस करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली अपन संडे को रखेंगे, ठीक है। मतलब जो अपना एपीजीपी जितना पढ़ाया होगा उतना ही रखेंगे, बेसिक मैथ्स का टेस्ट नहीं लेंगे, अभी जो एपी जो करंट टॉपिक चल रहा है उसी को देखेंगे, ठीक है। चलो फिर अब एग्जिट करते हैं, जय हनुमान जी करके और इमोजी बना के आप सब लोग एग्जिट करें। कुछ और कंफ्यूजन है तो आप यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।